नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिंदू आस्था से जुड़े प्रमुख मेलों में से एक कुंभ मेले की तैयारियां उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी हैं। देवभूमि के हरिद्वार में कुंभ 2027 आयोजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की है और बैठक में राज्य से संबंधित प्रतिनिधि और आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर कुंभ 2027 श्रद्धालुओं को भव्य, ऐतिहासिक, सुविधाजनक, व्यवस्थित बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। दो 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी है, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं और साधु संतों का भी इसमें हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा और अन्य जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की है। और बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित, पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और राज्य में कानून व्यवस्था में खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी कैमरों से नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हुआ, क्या है? हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान सीएम धामी ने कुंभ मेला 2027 के भव्य आयोजन से संबंधित सभी स्थायी तैयारियों को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेला संबंधित सभी कार्य क्षेत्र मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर किए जाएं। मेला में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ रखी जाएं।
आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दरअसल कुंभ 2027 का आयोजन होना है और जिसको लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं और वहां पर तैयारियों को अंतिम रूप देने की बात भी कही जा रही है और कहा कि तैयारियां पूरी तरीके से सही तरीके से हों, क्योंकि 2027 में महाकुंभ है और हाल ही में 2024 में भी महाकुंभ प्रयागराज में पड़ा हुआ था, जहां पर थोड़ी बहुत अव्यवस्था देखने को मिली थी, भगदड़ मची थी, जिसको लेकर सीएम धामी कार्य कर रही है ताकि ऐसा कुछ ना हो। कुंभ मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ के लिए सरकार ने अभी से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक आयोजित की। कुंभ का दिव्य भव्य आयोजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कुंभ मेले में अगले साल अक्टूबर तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने भीड़ प्रबंधन के लिए नए घाटों का निर्माण, कांगड़ा घाट का विस्तार, घाटों की मरम्मत कार्य को पूरा करने को कहा गया। कुंभ मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए सरकारी भूमि और सड़कों में अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले से संबंधित सभी कार्य विस्तारित क्षेत्र मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर किए जाएं। तो वहीं उत्तराखंड में इस साल प्राकृतिक आपदा से राज्य को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण आपदा के बाद साल 2025 में आपदा से राज्य को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है और सभी विभागों से जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं भारत सरकार की ओर से गठित नुकसान के आकलन के लिए टीम अगले हफ्ते उत्तराखंड पहुंचने वाली है और इसलिए केंद्र से आर्थिक मदद मिलना निश्चित है। केंद्र की तरफ से भी अधिकारी नामित होते हैं, उनके अधिकारी नामित हो चुके हैं और राज्य के जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलों के अधिकारी हैं, वो सभी पहले से ही, चूंकि इस बार नुकसान काफी हुआ है और पूरा राज्य इस बार हमारा आपदा के इस चपेट में है और हमेशा हमारे राज्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है और हमेशा हमको मदद की है। तो इस आपदा में भी निश्चित रूप से हमको पूरी मदद मिलेगी और जितनी भी आपदाएं आई हैं उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ की चिंता करते हैं और जो भी जरूरी सहायता हमको चाहिए होती है वो सहायता हमको मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल ने शिष्टाचार भेंट की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री को दून विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान स्वरूप भेंट किया गया ताकि आपदा प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। धामी ने सामूहिक सहयोग भावना की सराहना करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में दून विश्वविद्यालय का एक योगदान न केवल एक प्रेरक कदम है, शैक्षिक संस्थानों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो वहीं ऋषिकेश मुनिकृति स्वर्गाश्रम क्षेत्र के पर्यटक किराए पर दोपहिया वाहन लेकर धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका खामियाजा किराए पर दोपहिया वाहन देने वाले संचालक चालान के रूप में जुर्माना भुगत रहे हैं। पर्यटकों की इस हरकत से संचालकों को इनकम से ज्यादा नुकसान हो रहा है। नियमों का उल्लंघन कर ऑनलाइन काटे जाने वाले चालान का मैसेज संचालकों के मोबाइल पर 24 घंटे बाद पहुंच रहा, तब तक पर्यटक किराए पर लिए दोपहिया वाहन संचालकों को वापस कर चुके होते हैं। दोपहिया वाहन किराए पर देने वाले सभी संचालकों ने मिलकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को हर महीने सस्ते दरों पर वितरित किए जा रहे आयोडीन युक्त नमक को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला ने
नमक को पानी में घोलकर ये दिखाया कि उसमें रेत मिली हुई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नमक घुलने के बाद पानी के नीचे रेत जैसी सामग्री जमा हो गई है, उसमें मिलावट की गई है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के हक से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे स्वयं प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया से उम्मीद भी जताई गई है कि पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों की बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। भट्ट ने कहा कि पार्टी विधानसभा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एकजुट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार 5 साल पूरा करेगी। उन्होंने ये भी साफ कहा 2027 में बीजेपी फिर से तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना है जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया को करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूं कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी। बीजेपी के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ किया कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में इस तरह के बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में है और इस पार्टी बहुत ही सख्त रुख अपनाएगी। ये हमारे लिए सामान्य बात है, अक्सर हम लोग आते ही हैं। लेकिन कुछ बयानों की चर्चा आपकी हो रही है जो कहीं आपने सोशल मीडिया पे दिए होंगे, उसको लेकर भी देखिए वो सिर्फ इतनी बात है। देखो, कई बार कहने का जो भाव होता है, आवेश होता है, वो कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है, विषय छोटा हो जाता है। सिर्फ विषय इतना है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड प्रदेश वासियों से देवभूमि के लोगों से आह्वान किया कि आप डबल इंजन की गवर्नमेंट बनाइए, हम प्रदेश को सुविधा देंगे, तो देवभूमि के लोगों ने, सैनिक भूमि के लोगों ने मोदी जी के इस बात को आत्मसात किया और कमल के फूल पे वोट डालकर बीजेपी को जिताया। और जब बीजेपी जीत गई तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, विधायक सब लोग एकजुट होकर इसे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुसार के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान।
लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद में राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। सोमवार को ऋषिकेश की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेस भवन की सुरक्षा के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाई और मौके पर भारी हंगामा भी हुआ और इसे काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन पुलिस ने समय रहते दोनों पक्षों को रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी की है। फिरोजपुर मुख्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा ने भगत सिंह चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा, राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के प्रति आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग बेहद निंदनीय है। महिला मोर्चा ने कहा, किसी भी राजनीतिक मतभेद को लेकर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला मोर्चा सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा। देवियों को पूजा करने वाला है। हमारे यहाँ देवियाँ पूजी जाती हैं। हमारे देश का नाम भारत है, भारत माता है। उनका चित्र आप देखें तो भारत माता का चित्र है और उस देश में इतनी अशोभनीय बातें जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? जनता बिल्कुल धिक्कारेगी कि जो केवल मतलब अभी तक तो वो पीएम को हमारे कर रहे थे, कहीं ना कुछ कहीं वोट चोर, कहीं कुछ भी बोल रहे थे, उल्टा सीधा सब बोल रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। देखिए वैसे अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव को लेकर अब यहाँ पे विशेष रूप से जो कांग्रेस है एक माहौल बनाने का तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वहाँ पे तो ये कार्यकर्ता है, उनके द्वारा मोदी जी की मां को अभद्र शब्द हरे मंच से बोले गए। हम लोग सभी लोग इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है, बिहार में खासकर विशेष रूप से वहाँ पे प्रदर्शन हुआ है। हम लोग उत्तराखंड में और पूरे जिले में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। ये अभद्रता सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के ऑब्जर्वर रेहाना रियाज चिश्ती ने द्वारा हाट में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है। कांग्रेस के संगठनात्मक अभियान सृजन संगठन के अंतर्गत रानीखेत जिले के लिए नए जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पीसीसी ऑब्जर्वर गोविंद सिंह कुंजवाल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, बल्कि आम जनता, छात्रों और अग्रिम संगठनों सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी और इसके आधार पर रानीखेत जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। केवल माननीय धर्म साथी मेरे रहे हैं,
मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ में 3 पर्यवेक्षक प्रदेश से भी लगाए गए हैं, सम्माननीय गोविंद सिंह जी कुंजवाल साहब और पीताम्बर जी पांडे और डॉक्टर केदार पलड़िया जी। तीनों को मेरे साथ में जिम्मेदारी दी गई। हम चारों मिलकर के जगह जगह घूम रहे हैं, एक योग्य उम्मीदवार की तलाश में है, तो सभी से सुझाव ले रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहला हक होता है उनका नेता कौन होना चाहिए, और पब्लिक से चाहते हैं क्योंकि पब्लिक के बीच में रहकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए पब्लिक को पूछ रहे हैं, मीडिया से पूछ रहे हैं क्योंकि हर बात से मीडिया अपने हर बात पर जानकारी रखते हैं, तो मीडिया से पूछ रहे हैं, सर्व समाज से पूछ रहे हैं, महिलाओं से पूछना चाहती हूँ और सिविल सोसाइटी से भी पूछना चाहती हूँ। हर कोई अपना राय सुझाव दे सकते हैं। महिला अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आपको बताते चलें कि कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बताया कि बीजेपी के राज में देहरादून महिला अपराधों के मामलों में अव्वल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों पर बीजेपी केवल बातें करती है और साथ ही अंकिता भंडारी के हत्यारों का नाम नहीं बताया। बीजेपी के नेता अधिकतर अपराधों में शामिल रहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा के राज में देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है वो महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में जो है टॉप पर आ रही है। ये सर्वनाक है भाजपा के लिए, लेकिन ये भी सर्वविदित है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, भाजपा को उसकी गूंज नहीं सुनाई दे रही है। आज तक वीआईपी का नाम नहीं बताया गया है। और मैं कहना चाहता हूं ये हालात तो तब है जबकि पुलिस आधे मामले दर्ज नहीं कर रही है। अगर सारे मामले दर्ज होंगे तो देहरादून दुनिया में नंबर 1 आएगा भाजपा की राज में। और भाजपा के खुद के नेता लोग जगह जगह इन अपराधों में सम्मिलित हैं, चाहे वो सल्ट का इनका ब्लॉक अध्यक्ष हो, इनका चंपावत का ब्लॉक अध्यक्ष हो, दोराहाट का ब्लॉक अध्यक्ष हो, या इनका जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, रुद्रपुर का हत्याकांड हो, हल्द्वानी का हो। तमाम ऐसे हत्याकांड हैं जिनमें भाजपा के लोग स्वयं सम्मिलित हैं। उत्तराखंड में बीते कुछ समय से लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसे में हालात में राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मौके पर रुककर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी भी की जा रही है। साथ ही जोशी ने बताया कि सरकार का प्राथमिक फोकस आपदा से प्रभावी तरीके से निपटना है। उत्तराखंड में जिस तरह से अभी पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त है, उसमें जो सरकार की ओर से विशेष करके मुख्यमंत्री जी की ओर से एक क्विक एक्शन लिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में कि चाहे आपदा बड़ी हो छोटी हो, लेकिन आपदाग्रस्त स्थान पर स्वयं मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और जा ही नहीं रहे बल्कि 2-2, 3-3 दिन वहां पर को रुक भी रहे हैं। और जिस तरह से एक बहुत सुंदर कोऑर्डिनेट उन्होंने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एनडीआरएफ की टीमें, आपके एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीमें बराबर जो है कि जहां पर भी आपदा की स्थिति आ रही है, जहां जान माल को खतरा है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जश्न ईद और शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए रामनगर कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रमोद कुमार, कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने की। इस बैठक में अधिकारियों ने सभी पर्वों को शांति भाईचारे से मनाने की अपील की है और अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है, यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा पर्वों के दौरान शांति भंग करने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पर्वों को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए अहम मानी जा रही है। गाड़ी
वाला है, साफ है, सामने वाली किसी भी मिलने जाओ आओ, अच्छी बात है। अभी किसी बार की तरह दोस्तों के साथ में मनाया जाएगा। इस बार दोनों त्योहार एक दिन में पड़ रहे हैं। शाम को जहाँ शोभा यात्रा निकलेगी, सुबह जुलूस निकलेगा। दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का गैप भी है। इसमें सभी जो रूट रहेगा उसको पहले से क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि रास्ते में कोई भी अनावश्यक वाहन खड़े नहीं रहेंगे। सुबह जुलूस में जो वाहन जाएंगे वो बिना कोई ऐसे बीट्स का यूज नहीं करेंगे जिससे कि जो है दिक्कत उत्पन्न होती है, कि लाउड स्पीकर का यूज करेंगे। वो भी एक जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो एक उसकी जो कीमतन निर्धारित की गई है, उसके आलोक में सभी लोग उसका पालन करते हुए चलाएंगे। ट्रैफिक को इस प्रकार से लगाएंगे ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत उत्पन्न ना हो, और साथ ही जुलूस भी स्टेशन से निकल सके। किसी भी मिलने जाओ आओ, अच्छी बात है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।